अति प्राचीन काल के धूल भरे इतिहास में एक सभ्यता का उदय हुआ जो समय के मापदंडों को चुनौती देती है। मिस्र नील नदी की देन, जहाँ के शासक खुद को नश्वर मनुष्य नहीं बल्कि धरती पर देवताओं का अवतार मानते थे। ये कहानी है फिरौन की, जिनकी सत्ता, रहस्य और भव्यता ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नील नदी के साथ साथ केमेट, काली धरती सभ्यता का पालना बनी। ये रेगिस्तान की उग्रता के बीच जीवन का एक संकरा गलियारा था, जहाँ सब कुछ नदी के वार्षिक बाढ़ पर निर्भर था। इस उपजाऊ भूमि पर छोटे छोटे समुदायों ने एकजुट होना शुरू कर दिया और इसी एकता से उस महान शक्ति का जन्म हुआ जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं। भोर के पहले सुनहरे क्षणों में जब कोहरा नील नदी के शांत जल पर तैरता है, तब मिस्र की आत्मा जागृत होती है। ऊपर से देखने पर यह नदी जीवन की एक शक्तिशाली धमनी लगती है, जिसने हजारों वर्षों तक इस सभ्यता को पोषित किया। इसके किनारे खड़े होकर कोई भी उस गहन शांति और अपार शक्ति को महसूस कर सकता है जो यहाँ के लोगों के विश्वासों की नींव बनी। लगभग 3100 ईसा पूर्व ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण हुआ। पौराणिक कथाओं में ये महान राजा मीनस द्वारा किया गया था, जिसने एक ही ताज के तहत दो भूमियों को जोड़ा। यहीं से फिरौन की अवधारणा शुरू हुई, एक ऐसा शासक जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि धरती पर देवताओं का एक सीधा प्रतिनिधि था, जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की बागडोर थी। फिरौन की शक्ति का आधार उसका दैवीय संबंध था। उसे सूर्य देवता रा का पुत्र माना जाता था और उसका हर कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। उसकी शक्ति पूर्ण, निरंकुश और पवित्र थी। वो सर्वोच्च पुजारी, सैन्य कमांडर और एकमात्र कानून निर्माता था, जिसकी इच्छा ही राज्य का भाग्य तय करती थी। इस दैवीय मान्यता ने फिरौन को एक अकल्पनीय रहस्यमय ऊंचाई दी। फिरौन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मात को बनाए रखना था। मात ब्रह्मांडीय संतुलन, न्याय, सत्य और व्यवस्था का सार थी। यदि फिरौन मात को बनाए रखने में विफल रहता तो मिस्र में अराजकता, अकाल और विनाश फैल सकता था। इसलिए फिरौन का जीवन एक सतत गंभीर अनुष्ठान था जो पृथ्वी पर स्थिरता और सद्भाव सुनिश्चित करता था। ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे गहरा बोझ था। फिरौन के महल भव्यता और अत्यधिक विलासिता के केंद्र थे। सोना, दुर्लभ सुगंध और रेशमी वस्त्र राजसी जीवन की पहचान थे। लेकिन इन शानदार दीवारों के भीतर राजनीतिक जोड़ तोड़ का अंधेरा छाया रहता था। दरबारियों के बीच गुप्त साजिशें और सत्ता हथियाने के लिए गुप्त प्रयास आम थे, जहां एक गलत शब्द या कदम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। फिरौन का सिंहासन विलासिता से सजा था, लेकिन यह हमेशा खतरों से घिरा रहता था। जब हम फिरौन के युग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत विशाल रहस्यमय पिरामिडों की छवि उभरती है। ये केवल मकबरे नहीं थे, ये पत्थरों में उकेरी गई अमरता की इच्छा थे। प्राचीन मिस्रियों के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए शाश्वत अस्तित्व का द्वार था, और फिरौन को इस यात्रा की तैयारी सबसे भव्य तरीके से करनी पड़ती थी। पिरामिडों का निर्माण मानव श्रम और संगठन की एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। लाखों टन चूना पत्थर और ग्रेनाइट दूर की खदानों से निकाले गए और केवल सरल उपकरणों के साथ स्थापित किए गए। ये कार्य कठोर, अथक था। हालांकि आधुनिक शोध बताते हैं कि मुख्य रूप से कुशल और सम्मानित मजदूर इस कार्य में शामिल थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बड़े पैमाने पर श्रम और दबाव ने कई लोगों के जीवन को छीन लिया। ये संरचनाएं फिरौन की महानता की गवाह है, लेकिन मानव प्रयास के दर्द की भी। पिरामिडों का उद्देश्य फिरौन के शरीर को सुरक्षित रखना और उसकी आत्मा बा और का को स्वर्ग की यात्रा में सहायता करना था। इन विशाल ज्यामितीय आकृतियों को सूर्य की किरणें माना जाता था, जिस पर फिरौन सूर्य देवता रा के पास चढ़कर शाश्वत जीवन प्राप्त करेगा। वे धरती पर ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक थे जो फिरौन की अमरता की गारंटी देते थे। प्राचीन मिस्र का जीवन उसके धर्म से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। देवताओं का एक जटिल पंथ था जिसमें ओसिरिस, आइसिस, होरुस और रा प्रमुख थे। फिरौन इन सभी देवताओं के बीच मध्यस्थ था। मिस्रियों का मानना था कि पार्थिव जीवन केवल शाश्वतता की तैयारी है और मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है, जिसके लिए विस्तृत अनुष्ठानों और तैयारियों की आवश्यकता होती थी। मंदिरों के गहरे रहस्यमय आंतरिक भाग में जहां मशालों की लौ में छायाएं नाचती थीं, पुजारी फिरौन की ओर से पवित्र अनुष्ठान करते थे। ये समारोह देवताओं को प्रसन्न करने, नील नदी की बाढ़ सुनिश्चित करने और मात को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि राज्य के आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी थे, जहां पुरोहित वर्ग की शक्ति फिरौन के बाद सबसे अधिक थी। ममीकरण एक अत्यंत विस्तृत और गूढ़ प्रक्रिया थी, जो आत्मा को उसके भौतिक शरीर को पहचानने और शाश्वत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक थी। शरीर को 70 दिनों तक नेट्रॉन नमक में सुखाया जाता था, आंतरिक अंगों को हटा दिया जाता था और फिर सावधानी से लपेटा जाता था।
हर परत, हर अनुष्ठान मृत्यु के अंधेरे पर फिरौन की विजय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था और उसके मकबरे रहस्य और अनमोल खजानों से भरे होते थे। फिरौन की दैवीय भव्यता के पीछे सत्ता का एक काला पहलू भी था। निरंकुश शासकों के रूप में उनके निर्णय अक्सर क्रूर होते थे, जिसमें विद्रोहियों का निर्मम दमन और विरोधियों को मौत की सजा शामिल थी। शाही रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए राजसी भाई बहनों के बीच विवाह एक प्रथा, जिसे राजसी अनाचार के रूप में जाना जाता था, आम था, जिससे अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं और वंश के भीतर तनाव पैदा होते थे। फिरौन मिस्र की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी थे। नए साम्राज्य के दौरान उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विशाल सैन्य अभियान चलाए। रथों की गर्जना और हथियारों की झंकार युद्ध के मैदानों में गूंजती थी, जहां फिरौन को देवताओं के रूप में लड़ते हुए चित्रित किया जाता था। रामसेस द्वितीय जैसे शासकों ने मिस्र की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक बढ़ाया, जिससे मिस्र भूमध्य सागरीय दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया। फिरौन की भव्यता की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। फिरौन की मांगे किसानों पर भारी थी और असंतोष का मतलब अक्सर कठोर दंड होता था। इतिहास के पन्ने शाही अनाचार के जटिल परिणामों को दर्शाते हैं। शक्ति और दैवीय अधिकार की ये खोज अंततः वंशानुगत कमजोरियों को जन्म देती थी। सिंहासन को बनाए रखने के लिए किए गए क्रूर कार्य उस दैवीय मुखौटे के पीछे छिपी मानवीय अंधेरे को उजागर करते हैं। मिस्र के फिरौनों की लंबी सूची में कुछ नाम इतिहास में गूंजते हैं। रामसेस द्वितीय, महान निर्माता और योद्धा। अखेनातेन, जिसने मिस्र के धर्म में क्रांति लाने की कोशिश की। और निश्चित रूप से युवा तुतनखामुन, जिसकी अछूती कब्र ने दुनिया को प्राचीन मिस्र की भव्यता की झलक दी। लेकिन कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं होता और मिस्र का गौरव भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रामसेस द्वितीय जैसे शासकों के तहत मिस्र ने अपनी शक्ति का चरम देखा, स्मारकों और मंदिरों का निर्माण किया जो आज भी खड़े हैं। तुतनखामुन की कहानी हालांकि छोटी थी, फिरौन की रहस्यमय दुनिया को दर्शाती है। इन शासकों ने विशाल विरासतें छोड़ी जो सदियों बाद भी उनकी शक्ति की गवाही देती है, लेकिन उनके पतन के बीज उनके अपने राज में बोए गए थे। वंश के पतन के साथ आंतरिक भ्रष्टाचार और पुरोहितों की बढ़ती शक्ति ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। कमजोर फिरौन के शासनकाल में मिस्र धीरे धीरे बाहरी ताकतों के लिए कमजोर हो गया। लीबियाई, नूबियन और अंततः ग्रीक और रोमन आक्रमणों ने फिरौन की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दैवीय राजाओं का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव मिस्र की मिट्टी में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आज जब हम नील नदी के किनारे खड़े होकर गिज़ा के पिरामिडों को देखते हैं, तो हम केवल पत्थरों के ढेर नहीं देखते हैं, हम उन हजारों वर्षों की गूंज सुनते हैं जब धरती पर देवता राज करते थे। फिरौनों ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक विचार बनाया, अमरता, व्यवस्था और शक्ति का विचार जो आज भी मानव सभ्यता को प्रेरित करता है। फिरौनों का प्रभाव उनकी कला, वास्तुकला और धर्म में जीवित है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव रखी। उनकी विरासत समय की कसौटी पर खरी उतरी है, हमें याद दिलाती है कि मनुष्य क्या हासिल कर सकता है जब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिव्य मानता है। फिरौन चले गए, लेकिन उनकी कहानी रेत और सितारों में हमेशा के लिए लिख दी गई है। रात के शांत आकाश के नीचे जब चांद की रोशनी पिरामिडों के किनारों को सहलाती है, तो फिरौन की आत्माएं मानो अभी भी जाग रही होती हैं। वे हमें एक ऐसे युग की याद दिलाते हैं जहां राजा भगवान थे और जहां एक सभ्यता ने शाश्वतता को छूने की हिम्मत की। प्राचीन मिस्र का रहस्य अमर है और फिरौन की कहानी अनंत काल तक सुनाई जाती रहेगी।